और यूट्यूब पे डाल दूंगा इसको। तो ये है आपका क्वेश्चन। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ओके, तो इसको आप रीड कीजिए। मोर और लेस सिमिलर है ये, जैसा आपने पहले किया होगा। एग्जाम में सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब इसको देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये जो पेपर आपको मिलता है एग्ज़ाम में, तो ये पेपर आपसे ले लिया जाता है एग्ज़ाम के बाद, ये क्वेश्चन पेपर, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है, जो भी एग्ज़ाम रोल नंबर होगा। इधर आपका नेम आएगा, ठीक है, जो भी नेम है वो नेम लिख सकते हो। यहाँ से इंफॉर्मेशन शुरू होती है। यहाँ से आपको एग्जामिनर बोलेगा कि आपको क्या करना है। The company details are as follow: name, एग्ज़ाम रोल नंबर। सो जो कंपनी आप क्रिएट करोगे, उस कंपनी का नाम आप रैंडमली नहीं देंगे। लेट्स से उमंग अगर पेपर करेगा तो उमंग अपना नाम लिखेगा, देन जो भी एग्ज़ाम रोल नंबर होगा। एग्ज़ाम रोल नंबर अभी आपको नहीं मिला, पेपर से पहले मिल जाएगा, ठीक है। देन एड्रेस में आपको अपना एड्रेस लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, तो यही फॉलो करना। देन करेंसी सिंबल में आपको रुपीज़ लिखना है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट रुपीज़ ही होता है। तो पहले सबसे पहले कंपनी क्रिएट करते हैं इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। तो आप सब टैली ओपन कर लीजिए। कंपनी क्रिएशन तो सबको आता है ना? यस सर। तो सबसे पहले हम आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, देन गो टू क्रिएट। इधर F3 से हमें मिलेगा कंपनी क्रिएशन। राइट साइड में एक ऑप्शन है, इसके लिए आप शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जब आप F3 में जाते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, क्रिएट, ऑल्टर, सेलेक्ट। तो यहाँ से हम क्रिएट पे जाएंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। नाउ कंपनी क्रिएशन पेज इज विजिबल एंड यू हैव टू फिल इन डिटेल्स। सो कंपनी नेम में अपना नाम लिख दो और इसके आगे जो आपका रोल नंबर हो, अभी क्लास का रोल नंबर डाल दो क्योंकि हमें नहीं पता। मेलिंग नेम यू कैन स्किप दिस फील्ड। एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस हो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। देन स्टेट दिल्ली, पिन कोड मोबाइल नंबर, यू कैन स्किप अदर फील्ड। जो एग्ज़ाम में नहीं दिया उसको स्किप कर दो। एग्ज़ाम में नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर ही बोला था तो हम वही डालेंगे। देन फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, इसको भी हम स्किप कर देते हैं क्योंकि ये हमें रिक्वायर्ड नहीं होता। बाय डिफ़ॉल्ट टैली 1 अप्रैल 2021 से ही बुक्स को राइट करेगा। एंटर प्रेस करो, यू विल कम टू दिस पेज एंड बेस करेंसी सिंबल इज rupee symbol, whereas question has asked you to write this RS, so हम ये लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अब इसको सेव कैसे करोगे? शॉर्टकट पता है किसी को? कंट्रोल ए शायद। कंट्रोल ए, ठीक है, सेव हो गया।
अब जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपके पास एक स्क्रीन अपीयर होगी ये, ठीक है। तो इस स्क्रीन में ना ये दोनों जगह नो लिखा होता है। शो मोर फीचर्स में आपके पे यहाँ पे नो होगा, और तो इसको आपको करना है यस, ठीक है। और ये वाले को भी कर देना यस। करके देखो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने क्यों ओपन किया, मैं क्या बताना चाहता हूँ इसमें। हुआ? Yes, sir. अब इसमें ना कुछ चेंजेस करने होते हैं, क्योंकि जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो हमें कुछ चीज़ें नहीं चाहिए। टैली बाय डिफ़ॉल्ट सर्टेन फीचर्स एनेबल कर देता है विच वी वांट टू डिसेबल, ठीक है, क्योंकि हमें उसका यूज़ नहीं है। वन ऑफ दीज फीचर इज एनेबल बिल वाइज एंट्री। वी डोंट नीड दिस, क्योंकि वी आर नॉट डूइंग हेयर रियल लाइफ अकाउंटिंग। ये रियल लाइफ अकाउंटिंग में काम आता है बिल वाइज एंट्री, तो इसको कर दो नो, क्योंकि ये ना आपका थोड़ा टाइम कंज्यूम कर देता है वाइल एंटरिंग दी वाउचर। जब आप वाउचर डालेंगे तो बार बार आपसे ये डिटेल मांगेगा, तो इसलिए हम इसको नो कर देते हैं। देन एनेबल कोस्ट सेंटर, इसको भी हम नो ही रखेंगे। एनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको भी नो रखेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन रियल अकाउंटिंग में काम आता है। जब आप रियल लाइफ में करते हैं, मान लीजिए आपने किसी को लोन दिया या किसी से लोन लिया, तो जब आप इसको यस कर देंगे तो टैली ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा और आपको बताएगा कि इस पर्सन से आपको इतना इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। अब आ जाइए इन्वेंट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पे। इन केस ऑफ इन्वेंट्री, मेंटेन इन्वेंट्री, ये यस होना चाहिए आपका, ठीक है, क्योंकि हमें लेजर के साथ साथ इन्वेंट्री अकाउंट्स भी मेंटेन करने हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यस होता है, बट कई बार किसी किसी सिस्टम में ये नो हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो इसका आपको ध्यान रखना है वाइल क्रिएशन ऑफ द कंपनी। देन इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, ये भी यस होना चाहिए। इसके बाद के जो ऑप्शन है इसको आप नो रहने दो, हमारे काम का बस एक ही आइटम है इस ग्रुप में। कोई बता सकता है क्या है? Discount column invoice यस, second last. दिस सेकेंड लास्ट आइटम डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, ये हमारे काम का है, तो इसको हम कर देंगे यस। देन टैक्सेशन, टैक्सेशन में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम इसको कर देंगे नो, और बाकी पहले से नो है। देन ऑनलाइन एक्सेस, इसका भी हमें कुछ नहीं करना, इसको भी आप नो कर दो। बाकी पेरोल और अदर्स में हमें कोई चेंजेस नहीं करने। तो ये था आपका कंपनी फीचर्स वाला पेज, जो बाय डिफ़ॉल्ट अपीयर होता है जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं। तो अब मान लीजिए अभी तो ये आया, मैंने चेंजेस कर दिए। सपोज आप एग्ज़ाम में भूल जाओ चेंजेस करना, आप डायरेक्टली कंपनी क्रिएट कर दो, स्किप कर दो इसको, तो क्या करना है तो वो भी मैं बता देता हूँ। इसको मैंने अभी कर दिया सेव। सपोज आपने चेंजेस नहीं किए, तो आपको जाना है यहाँ मैनेज वाले ग्रुप में, कंपनी नाम से एक टैब है, इस पर क्लिक करो। देन फीचर्स पे चले जाओ और ये ओपन कर लो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ नो आएगा, आपको दोनों को यस करना पड़ेगा, तभी ये डिटेल व्यू मिलेगा आपको। समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, सबको पता है बैलेंस शीट हमें पहले बनाना होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं बताइए? क्या करते हो क्रिएट? Sir, ledger. Multi-ledgers. मल्टीपल लेजर्स, गुड। अच्छा, कुछ लेजर्स हम नहीं बनाते, कौन कौन से नहीं बनाते? Cash Capital and P&L. P&L. Cash, P&L and capital. यस, कैश, पीएल एंड कैपिटल। क्या रीज़न है नहीं बनाने का? सर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं,
तो बस अमाउंट फिल करना होता है। यस, ठीक है। तो इसको आप लोग टाइप करो, मैं भी करता हूँ। बीच में किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, अदरवाइज ये प्रोसेस इजी है। और आपको इंडिविजुअल नहीं बनाना, आपको ग्रुप लेजर बनाना है। ग्रुप लेजर आप सबको आता होगा, मुकेश सर ने आपको बताया होगा, ठीक है। तो करिए क्रिएट, क्रिएट में जाएंगे, देन हम जाएंगे लेजर्स में, इधर से आता है मोर डिटेल, एक सेकेंड, चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाएंगे, इधर से जाएंगे लेजर्स में और यहाँ से मल्टी मास्टर्स, ठीक है। मल्टी मास्टर्स में मल्टी क्रिएट का ऑप्शन है, ये हम आ गए। ये पता है सबको यहाँ तक? यस सर। ठीक है, करो क्रिएट करो वन बाय वन। कैपिटल का ग्रुप होगा कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 11 लाख। आप किसी भी एक साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, इधर फ्रॉम लाइबिलिटी और असेट। सो मैंने लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट किया है। देन वी हैव रिजर्व्स। एक्सक्यूज मी सर, सर वो मल्टीलेजर कहाँ से आया एक बार बता दीजिए। गेटवे ऑफ टैली पे जाइए, उसमें चार्ट्स ऑफ अकाउंट एक ऑप्शन होगा, यस सर। उसको ओपन करो। देन उसमें आपको एक लेजर का ऑप्शन मिलेगा, उसको ओपन करो। यस सर, हो गया, मिल गया। सेकेंड आइटम रिजर्व, रिजर्व की वैल्यू है 3 लाख, ये भी क्रेडिट। देन प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हमें स्किप करना है। एग्जाम में इसको याद रखना, नहीं तो बच्चे क्रिएट कर देते हैं दो दो बार। देन वी हैव सिक्योर्ड लोन। अब ये सिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं, पता है किसी को? डिबेंचर्स। नहीं, लोन में जाता है सर। सर जिसके अगेंस्ट कुछ हमने मॉर्टगेज वगैरह दिया हो वो। हाँ वही होता है सिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन के लिए आपके पास एक अलग से ग्रुप होता है टैली में, सिक्योर्ड लोन के नाम से, तो हम उसी में इसको डालते हैं। देन वी हैव डिबेंचर्स। अब बताइए डिबेंचर सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है? अनसिक्योर्ड है सर। गुड, क्योंकि डिबेंचर के अगेंस्ट आपने कुछ कोलेट्रल नहीं दिया हुआ। $10 लाख। देन लोन फ्रॉम प्रमोटर्स। लोन फ्रॉम प्रमोटर्स को किस ग्रुप में डालोगे बताओ? याद है? सर लोन्स लाइबिलिटी में डाला था। लोन्स एंड लाइबिलिटी में। इसका रीज़न ये है कि हमें नहीं पता कि ये सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, ठीक है। तो हम इसको लोन्स एंड लाइबिलिटी वाले सेक्शन में डाल देंगे। आप इसको जनरली इसी में रखना। तो ये है आपका 2 लाख। नेक्स्ट आइटम प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, और ये आपका जाएगा प्रोविजन ग्रुप में। हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजन ग्रुप है, तो उसमें डाल देंगे 2,50,000। देन वी हैव बिल्स पेबल 120। बिल्स पेबल किस में जाएगा बताइए? करंट लाइबिलिटीज। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स को हम डायरेक्टली एंटर नहीं करते, इसके बदले क्या लिखते हैं?
ये जो इंफॉर्मेशन है आपके पास इधर ये लिखते हैं, सिंगल अमाउंट ना डाल के हम ब्रेकअप जो गिवन है हमें पार्टी वाइज वो हम लिखते हैं। सर ने आपको यही बताया होगा। सो फर्स्ट इज अनन्या और ये है हमारी क्रेडिटर्स। अनन्या का बैलेंस है 25,000। नेक्स्ट इज श्रेया 30,500 अगेन क्रेडिटर। Next is Pallavi 67,500. Then we have Arun 42,600. Then Mukesh 59,000. ना पानी पीना चाहिए। तो ये हमने कर लिए एंटर क्रेडिटर्स की। अब इसके बाद देखिए क्या बचा। We are left with two items, salaries outstanding and rent outstanding. Salaries outstanding और ये किस ग्रुप में जाएगा? Current liabilities 224,600. Then we have rent outstanding 35,000 है। 35,000 है salaries outstanding. एक सेकेंड रुकिए, अभी देखते हैं। हम्म 35 सॉरी। और रेंट है 60,000। ठीक है। सो हमने लाइबिलिटी साइड को कंप्लीट कर लिया और इसमें से हमने एक आइटम को नहीं एंटर किया, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि हमारे पास पीएल एंड कैश ऑलरेडी होता है टैली में। अब आते हैं असेट साइड पे। फर्स्ट आइटम इज लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख। फिक्स्ड असेट्स नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी, again fixed assets 2 lakh. Then we have furniture 3 lakh. Then we have investment 1 lakh. For investment we have separate group investment, so we'll put under this investment. Next is stock, so इसको भी हमें इग्नोर करना है, अभी इसको नहीं करेंगे एंटर। Then we have debtors and for debtors we have individual balances.
तो इसको हम एडिशनल इंफॉर्मेशन से एंटर करेंगे। प्रियंका 45,000, डेटर्स। एग्ज़ाम में आपको सीक्वेंस फॉलो करना है इसी तरीके से। पहले आप लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, देन आप असेट, या आप पहले असेट कर सकते हो देन लाइबिलिटी, बट एक बार में एक ही पर्टिकुलर आइटम को आप लेंगे। देन वी हैव श्रुति 52,000, श्रुति के बाद है स्वाति 30,000, then we have Jagdish 46, so we are done with the debtors. Next is bills receivable 55,000, bills receivable, और ये आपका है करंट असेट्स 55। नेक्स्ट आइटम SBI 265, बैंक अकाउंट 2,65,000, देन वी हैव ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसको भी हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको पूरा लिखना पड़ेगा, और ये है 3,20,000। देन लास्ट आइटम इज कैश इन हैंड, तो इसको भी हमें इग्नोर करना है क्योंकि ये पहले से है। इसके बाद आया प्रीपेड इंश्योरेंस 7,800, प्रीपेड इंश्योरेंस, और ये हमारे लिए क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस करंट असेट 7,800। सो हमने सभी आइटम्स रिकॉर्ड कर लिए। अब इस स्टेप में जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मिनिमम मिस्टेक्स आप करोगे, ओनली 1% चांस होगा कि आप कोई गलती करेंगे यहाँ, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। इस स्टेप पे जनरली जो बच्चे मिस्टेक कमिट करते हैं वो क्या होती है? ट्रांजैक्शन एंट्री में या तो वो कैश और पीएल को भी डाल देते हैं। दूसरी मिस्टेक, जब आप टाइप कर रहे होते हो जल्दी में एग्ज़ाम में, तो कई बार अगर मेरे से कोई भी की प्रेस हो जाए तो ये चेंज हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये गलती से मैंने इसको CR को DR कर दिया तो क्या होगा? ये पूरा बैलेंस ही अपोजिट साइड चला जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बैलेंस शीट पहले बना लेते हैं और डेटर क्रेडिटर्स की एंट्री बाद में करते हैं, वहाँ भी मिस्टेक के चांसेस होते हैं। तो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना है। ईदर यू विल एंटर असेट साइड और लाइबिलिटी साइड फर्स्ट, देन आप दूसरे साइड को एंटर करेंगे, क्योंकि जब हम एक साइड को फॉलो करते हैं तो ये आप चेक कर सकते हो कि सारे आइटम CR में हैं, सारे आइटम क्रेडिटर्स हैं, क्योंकि अप टू दिस रेंट आउटस्टैंडिंग ऑल आइटम्स आर liability side items, so these all should be in CR, क्रेडिट होना चाहिए। तो देख सकते हो आप, एक ही नज़र में आप देख सकते हैं कि ये एंट्रीज करेक्ट है हमारी। सिमिलरली जो असेट साइड की एंट्रीज हैं वो सारी डेबिट में होनी चाहिए, तो इसको भी आप एक बार देखेंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सभी एंट्रीज हमारी डेबिट में हैं। तो यहाँ हमने लेजर कर लिया क्रिएट। अब इसको करेंगे सेव।
सेव करने के लिए अगेन वी कैन यूज शॉर्टकट दैट इज कंट्रोल ए। ये आपका सेव हो गया। अब इसको आप चेक कैसे करेंगे जो अभी तक आपने एंटर किया वो सही है? तो उसके लिए आपको जाना है बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट ओपन करो, इसको डिटेल करो। डिटेल करने के लिए आप ऑल्ट F1 का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको FN की भी प्रेस करनी पड़ेगी, FN ऑल्ट देन F1। अब ये आपकी डिटेल्ड बैलेंस शीट आ गई। ठीक है, अब इसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो हमने एंटर किया है ओपनिंग बैलेंस शीट वो करेक्ट है? तो उसको मैच करने का सिंपल सा तरीका है, ये डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस देखो, ये मैच होना चाहिए स्टॉक से। तो ये अभी स्टॉक से मैच नहीं हो रहा। मैच ना होने के रीज़न ये है कि हमने अभी PL और कैश नहीं डाला है। तो इन दोनों को भी एंटर कर लेते हैं, फिर मैच करेंगे। तो PL और कैश क्या है? PL और कैश आपके पास ऑलरेडी से अवेलेबल है। तो हम जाएंगे ऑल्टर में, ऑल्टर में जाएंगे लेजर में, इन लेजर गो टू कैश एंड फीड इन द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 20,000। अब ये बैलेंस हमने 20,000 एंटर कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये डेटर शो हो रहा है, डेबिट में है, क्योंकि कैश डेबिट में ही होता है। तो कई बार बच्चे यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं, गलती से इसको क्रेडिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप आइटम एंटर करें तो वो सही ग्रुप में जाना चाहिए। इसको कर दीजिए कंट्रोल ए से सेव। नेक्स्ट आइटम इज PL। कम टू दी ओपनिंग बैलेंस पार्ट एंड बैलेंस इज 3 lakh। Again you can see the nature is credit। टैली बाय डिफ़ॉल्ट पिक करता है जब तक आप गलती से इसे चेंज ना कर दो। अगेन कंट्रोल है। अब हमने सभी आइटम्स को इसमें एंटर कर दिया है। अब आप जाएंगे अपनी बैलेंस शीट में, तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए 15, 59, 800, 15, 59, 800 ये आपका मैच हो गया। दैट मीन्स एक्सेप्ट स्टॉक ईच एंड एवरी आइटम इज एंटर्ड करेक्टली। बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब स्टॉक को कैसे एंटर करते हैं ये भी आपने सीखा ही होगा। इसके लिए हम जाते हैं, बताइए क्या प्रोसेस बताया था सर ने इसके लिए, याद है किसी को? यस सर, वी हैव क्रिएट करे थे पहले। ग्रुप क्रिएट करे थे और यूनिट्स भी क्रिएट की थी। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट में, और क्रिएट में यूनिट पहले क्रिएट करोगे। ठीक है, तो यूनिट पे जाइए। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? यूनिट, यूनिट है हमारे पास पीसेस। ठीक है, तो हम इसको सिंबल में लिख देंगे पीसेस, PCS, और यहाँ पे आप इसको फुल नेम दे दीजिए, और ये हो जाएगा एक्सेप्ट। अब जैसे ही एक्सेप्ट हो गया, यूनिट बन गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारा टास्क होता है स्टॉक ग्रुप बनाना। ठीक है, स्टॉक कौन कौन से बनाने हैं हमें? देखिए स्टॉक ग्रुप्स हैं हमारे पास, एक तो क्लॉक और एक है रिस्ट वॉच। ठीक है, तो ये दो आइटम्स क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट नेम इज क्लॉक एंड
इसको हम प्राइमरी ही रखते हैं, चेंज नहीं करते। ये फंक्शन वहाँ यूज़ होता है जब आपके पास मल्टीपल गोडाउन हो या मल्टीपल मेन ग्रुप्स हो। ठीक है, जैसे मान लो कोई कंपनी है, वो क्लॉक भी बना रही है, ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी बना रही है, लेट्स से कैलकुलेटर भी बना रही है। तो वो कंपनी क्लॉक को एक मेन ग्रुप में रखेगी, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। बट क्योंकि हमें यहाँ पे लिमिटेड ही पढ़ना है, तो हम इसको प्राइमरी ग्रुप में ही रखेंगे। देन यहाँ पे एक ऑप्शन होता है शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, तो इसको हम यस कर देते हैं और कर देंगे एक्सेप्ट। नेक्स्ट आइटम इज रिस्ट वॉच, तो इसको भी लिखिए। अगेन दिस विल गो अंडर प्राइमरी एंड विल राइट यस हियर। सो वी हैव क्रिएटेड बोथ द ग्रुप्स। अब बताइए नेक्स्ट हमें क्या बनाना है? स्टॉक आइटम्स। सर रिस्ट वॉच वाले ग्रुप में शायद वो नो रह गया था। नहीं, यस कर दिया था मैंने, कोई नहीं, देख लूँगा मैं उसको। आइटम्स बताओ, आइटम्स कहाँ से, सॉरी, स्टॉक लेजर कहाँ से बनाओगे, आइटम्स कहाँ से बनाओगे? इंडिविजुअल सिखाया था सही ने या ग्रुप? मल्टीपल। मल्टीपल कैसे बनाया था आपने मल्टीपल? क्या मुझे यहाँ से ऑप्शन मिलेगा मल्टीपल का? बताइए, याद है किसी को? तो अगेन आपको फॉलो करना है चार्ट्स ऑफ अकाउंट। चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जैसे हमने लेजर्स बनाए थे, वैसे ही आपको इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक आइटम मिले। इस पर क्लिक करना है। देन ऑन द राइट साइड एट द बॉटम यू विल फाइंड मल्टी मास्टर्स, इस पर क्लिक करो। मल्टी मास्टर्स में मल्टी क्रिएट, और ये आपके पास आ गया मल्टी स्टॉक आइटम क्रिएशन। ठीक है, आ रहा है समझ? यस सर। यस सर। अब आइटम नंबर 1 क्या है हमारा? न्यूमेरिक क्लॉक। ठीक है, ये किस ग्रुप में है? अंडर क्लॉक। यूनिट्स पीसेस, and we have opening quantity of 100 units at 200 rate. ठीक है, सेकेंड आइटम रोमन क्लॉक। अगेन क्लॉक pieces 125 and per unit price 1000. Next item digital clock. Group clock pieces 108 600. Then we have kids watch. ये आपका है रिस्ट वॉच में पीसेस एंड 400 1500 के रेट से। देन वी हैव मैन वॉच 100 2000। लास्ट आइटम वुमेन वॉच 500 1100। सो हमने ये भी एंटर कर लिया। टोटल 6 आइटम्स थे हमारे पास।
3+3, ये हमने एंटर कर लिया। अब इसको करेंगे सेव, कंट्रोल ए, ये हो गया सेव। अब आप वापस आएंगे अपनी बैलेंस शीट में और नाउ यू कैन चेक देयर इज नो ओपनिंग डिफरेंस एंड द टोटल बैलेंस 3689,600 इज मैचिंग। ठीक है, तो हमने अपने क्वेश्चन का अराउंड 50 to 60% कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब हमारा टास्क होता है एंट्रीज को करना, जर्नल एंट्रीज। जी बताइए सर, डिस्क्रिप्टिव बैलेंस शीट का की बता दीजिए एक बार। डिटेल बैलेंस शीट का यस सर, यस सर। ऑल्ट F1। पहले ये बताओ लैपटॉप पे कर रहे हो या डेस्कटॉप पे? लैपटॉप। तो ऑल्ट F1 प्रेस करो, अगर उससे ना हो सर, इससे वॉल्यूम बढ़ रही है। तो FN की है आपके लैपटॉप पे सेकंड, हाँ, तो FN और ऑल्ट को पहले प्रेस करो एक साथ, देन F1 दबाओ। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो डिटेल्ड व्यू में आपको ये आइडिया लग जाता है कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, अब हमने ये काम तो कर लिया। अब हमारा जो मेन काम होता है वो होता है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, एंड फॉर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग वी यूज वाउचर्स, अकाउंटिंग वाउचर्स। सो गो टू वाउचर्स एंड अंडर दिस वाउचर हमारे पास डिफरेंट वाउचर्स है। तो अब इन वाउचर्स को आपको समझ आना चाहिए आपको, जब भी आप एंट्रीज पास कर पाएंगे कि कौन सी एंट्री में कौन सा वाउचर यूज होगा। यस सर, ये वाउचर्स हम लोग किधर से गए हैं? अच्छा, ये नॉर्मल ओपन किया है मैंने। तो अब टैली क्योंकि हम एजुकेशनल मोड में यूज कर रहे हैं ना, तो कुछ फीचर इसमें डीएक्टिव होते हैं। जैसे आप कभी भी डेट चेंज नहीं कर पाओगे, 1 या 2 दिन तक ही अलाउ करता है। आई थिंक आप 2 अप्रैल के बाद का डेट नहीं डाल पाएंगे इसमें, तो आपको डेट की टेंशन नहीं लेनी, आपको सिंपल वाउचर ही क्रिएट करना है। डेट जो भी आए बाय डिफॉल्ट उसको वही रहने दो, हम डेट चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि कॉलेज में भी जो सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा वो एजुकेशनल मोड वाला ही मिलेगा। तो हमें सिर्फ वाउचर्स को समझना है कि वाउचर्स कौन से वाउचर कहाँ पे यूज होते हैं। अब इसमें एक सबसे पहला आइटम है F4 कॉन्ट्रा वाउचर। तो कॉन्ट्रा वाउचर वहाँ यूज होता है जब आप कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हो। फॉर एग्जांपल आप कैश डिपॉजिट करते हो बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, कैश क्रेडिट होता है, तो इसको हम कॉन्ट्रा वाउचर के थ्रू पास करते हैं। सेकेंड वाउचर टाइप इज पेमेंट। तो पेमेंट वाउचर का आप यूज तब करते हैं जब आप किसी को पेमेंट कर रहे होते हैं, किसी भी सप्लायर को, किसी भी पर्सन को, तो आप इस वाउचर का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट इज रिसिप्ट वाउचर। तो जैसे पेमेंट के लिए पेमेंट वाउचर है, सिमिलरली फॉर ऑल द रिसिप्ट वी कैन यूज रिसिप्ट वाउचर। देन नेक्स्ट इज जर्नल वाउचर टैली का सबसे इम्पॉर्टेंट एक फीचर है और ये मोस्ट वाइडली यूज्ड वाउचर टाइप है। कुछ अकाउंटेंट क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ पेमेंट रिसिप्ट दे पुट ऑल दोज एंट्रीज इन जर्नल वाउचर्स, क्योंकि जर्नल वाउचर एक बड़ा ही यूनिक सा वाउचर है जिसमें आप कोई सी भी एंट्री पास कर सकते हैं। इवन कुछ लोग सेल परचेज भी इसी में डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन वाउचर है, ये सिंपली डुअल इफेक्ट डाल देता है बुक्स पे। तो लेकिन हमें यहाँ पे ये समझना है कि हम जर्नल वाउचर में वही ट्रांजैक्शन डालेंगे जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है जर्नल में डालने की, नहीं तो जो भी पॉसिबल हो उसको उस पर्टिकुलर हेड में ही रखो। जैसे अगर आपको कोई रिसिप्ट हुआ है और वो सिंपल रिसिप्ट है विदाउट एनी डिस्काउंट, तो उसको आप रिसिप्ट वाउचर में ही रखेंगे। सिमिलरली
if you are paying someone and that payment is made without any discount, तो पेमेंट भी आप पेमेंट वाउचर में रखेंगे। लेकिन अगर आपने किसी डिस्काउंट के साथ पेमेंट किया है तो उसको फिर आपको जर्नल में डालना होगा, क्योंकि हमें फिर डिस्काउंट को दिखाना होता है अलग से, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड। मुकेश सर ने भी आपको शायद यही बताया होगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स। सेल्स वाउचर में हम सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, जो भी सेल आपने किया हो। देन नेक्स्ट इज परचेजेस। परचेज वाउचर में हम अपने परचेजेस को शो करते हैं। अदर वाउचर्स पे अगर आप जाएंगे तो अदर वाउचर्स में आपको 2 आइटम्स और एडिशनली यहाँ पे शो होंगे। देखिए, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। अब ये क्रेडिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है, किसी को याद है? सर, जब गुड्स को क्रेडिट पे सेल करते हैं तो सब्सिडरी बुक्स में क्रेडिट नोट मिलते हैं। ठीक है, और डेबिट नोट? सर, इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट गिवन व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक, तो हमारे एग्जाम्स में इन दोनों का यूज नहीं होता जनरली। आपको डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं दी जाती है एग्जाम में, तो हमें इसको नहीं यूज करना। हमारा जो मेन फोकस होगा वो इन 4-5 आइटम्स पे ही होगा, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेज, पेमेंट एंड इन सम केसेस कॉन्ट्रा में भी यूज्ड। तो आपको बस इतना ही याद रखना है। अब 1 by 1 एंट्रीज को करते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं साथ में अगर आप साइमल्टेनियसली कर रहे हो इस क्वेश्चन को सॉल्व। फर्स्ट आइटम इज फर्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज फ्रॉम अनन्या, और ये हमने 20 क्लॉक्स ली है 7000 की। तो इसको हम डालेंगे परचेज में, और परचेज में आपको पार्टी नेम शो हो जाएगा अनन्या। रिसिप्ट डिटेल्स को ब्लैंक रखना है हमें। अब देखिए, यहाँ पे जब आप आएंगे परचेज लेजर में तो आपके पास परचेज अकाउंट नाम से कोई पहले से अकाउंट नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। हम जाएंगे क्रिएट में, इधर लिखेंगे परचेजेज अकाउंट, क्योंकि ऑलरेडी ये लेजर हमारे पास नहीं बना हुआ था इसलिए हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। अब देखिए, अब मेरे पास एक सेकंड, ये जब आप बनाओगे तो याद रखिएगा आपको ग्रुपिंग भी देनी है। ग्रुपिंग हम देंगे, परचेजेस क्या है आपके लिए बताइए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई मेरे से, मैंने एक लेजर क्रिएट कर दिया बाय मिस्टेक। अब मुझे उसे डिलीट करना है, तो कैसे कर सकता हूँ डिलीट? ऑल्टर पे जाइए, लेजर्स पे जाइए, परचेजेज अकाउंट, या तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ या इसको मैं करेक्ट कर सकता हूँ। मिस्टेक क्या की मैंने, ग्रुप में बैंक अकाउंट डाल दिया, तो इसको हमें ठीक करना है। परचेज है आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस, तो इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देंगे। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा, सेव कर दो। अब वापस सर, ग्रुप में परचेज अकाउंट का एक अलग दिया है, मतलब अच्छा अलग से है? यस सर। ठीक है, तो हम अलग से ही डाल देते हैं फिर। ठीक है, अगर आपके पास पर्टिकुलर
ग्रुप पहले से अवेलेबल है तो उसको आप उसी ग्रुप में रखिए, स्पेसिफिक ग्रुप में। हमारे पास परचेज अकाउंट है तो हम इसी में रखेंगे। अब वापिस आते हैं, हमें ये एंट्री पास करनी थी अनन्या से, और इधर आ जाएगा परचेजेस अकाउंट। नेम ऑफ आइटम इज न्यूमेरिक क्लॉक, क्वांटिटी 27,000, 20 रेट आ गया 7,000। तो ये आपका हो गया टोटल अमाउंट। अब इस एंट्री में हमारे पास और कुछ नहीं है एंटर करने को, तो कीप प्रेसिंग एंटर। एंड जब आप नरेशन पे आ जाएं तो आपको यहाँ लिखना है नरेशन, क्योंकि एग्ज़ाम में नरेशन के भी मार्क्स होंगे, तो आपको इसको स्किप नहीं करना। नरेशन क्या लिखो है? being goods purchased from Ananya. तो मैं बस एक लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं स्किप करता चला जाऊंगा, बट आपको एग्जाम में लिखना याद रखिएगा। एक एंट्री हो गई हमारी। देन सेल टू कविता, रोमन क्लॉक्स 125। अब इसमें क्या करना है हमें? अगेन वाउचर सेलेक्ट करेंगे, सेल्स, पार्टी नेम है कविता। ठीक है, अब सेल्स में सेम प्रॉब्लम है, सेल्स लेजर हमारे पास नहीं है पहले से, तो हम जाएंगे क्रिएट में, इधर लिखेंगे सेल्स अकाउंट, अंडर ग्रुप आ जाएगा ये सेल्स, not applicable, control A. Now you can select the item Roman clock, quantity है इसका 125 and total amount is 2,40,000। ये भी हो गया, इसको भी कंप्लीट करके सेव कर देना है। देन नेक्स्ट आइटम सेल टू स्वाति, और स्वाति को हमने बेचा है किड्स वॉच। स्वाति किड्स वॉच, ये है 100 और 4,40,000 टोटल। Next is item number 4, paid money to Ananya in full settlement for the transaction at serial number 1 above। अब देखिए अनन्या से हमने कितने का परचेज किया था? 7,000 का। पेमेंट कितना करें एक्चुअल में? 6,800। So it means that we have received discount worth ₹200। तो इसको कहाँ एंटर करेंगे बताइए? जर्नल वाउचर। रीजन सिंपल सा है कि जब आपको डिस्काउंट भी दिया गया हो तो हमारे लिए कन्वीनियंट होता है जर्नल में रिकॉर्ड करना। ऑल्दो इसको हम पेमेंट में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ टेक्निकली हमें चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं फीचर्स में जाके, तो हमें उतना टाइम अपना नहीं वेस्ट करना, हम इसको सीधा जर्नल में डाल देंगे। सर एक वो हो गया गलती इसमें, जैसे जो अनन्या वाला रिकॉर्ड किया था, हाँ उसमें अमाउंट मैंने गलत ले लिया है, मुझे पता है। सर वो रेट हमने 7,000 लिया था। हाँ रेट 7,000 ले लिया है, उसको मैं ठीक करूंगा, अभी करते जाओ कंटिन्यू, कर देंगे ठीक उसको। मैंने इंटेंशनली किया है गलत हो, क्योंकि मुझे करेक्शन बतानी है आपको। ओके सर। तो पेमेंट कितनी कर रहे हो आप? 6,800,
और हम जाएंगे जर्नल में। तो आपको सिंपल जर्नल एंट्रीज समझ आनी चाहिए। पेमेंट हम कर रहे हैं अनन्या को, तो अनन्या आपके लिए क्या था, क्रेडिटर थी अनन्या, और जब उसको आप पे करोगे तो कर दोगे डेबिट। तो अनन्या अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 7,000 से। क्यों, क्योंकि हम 7,000 टोटल डिडक्ट कर रहे हैं उसके बैलेंस में से। क्रेडिट किसको करोगे, एक तो आपने बैंक से पेमेंट दिया है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि पेमेंट के लिए कौन सा बैंक यूज करना है। तो इधर लिखा है ऑल परचेज एंड सेल्स ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स पेमेंट टू क्रेडिटर एंड एक्सपेंसेस आर डन थ्रू ओरिएंटल बैंक। तो हमें यहाँ पे ओरिएंटल बैंक सेलेक्ट करना है। अब एक्चुअल में कितनी पेमेंट की हमने, ओनली 6,800। तो ये जो बैलेंस बचा 200 का, ये आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना पड़ेगा, और हमें पता है कि ये हमारे लिए इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम होता है। तो हम जाएंगे क्रिएट में और एक लेजर क्रिएट करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड, और किस ग्रुप में जाएगा ये, इनडायरेक्ट इनकम्स। समझ गए, 200। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री हो गई। इसको कर दीजिए सेव। क्लियर ये पॉइंट। फोर्थ, यस सर। फिफ्थ पे आते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति 4,45,000 each in full settlement for his current transaction at serial number 3। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है मे बी पेपर सेटर ने, क्योंकि या तो दोनों का नाम आना चाहिए था या ईच वर्ड नहीं आना चाहिए। तो चलो हम इसी को फॉलो करते हैं। स्वाति से हमें मिला कितना, 445 इन फुल सेटलमेंट फॉर ट्रांजेक्शन एट सीरियल नंबर 3। तो कितना था इसका बैलेंस, 4,50,000। रिसीव कितना हुआ, 5,045। तो कितना कम मिला हमें, 5,000। और ये 5,000 क्या है आपके लिए, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, और ये हमारे लिए होता है एक्सपेंस। तो आपको पेमेंट मिली है, दैट मीन्स आपके पास पैसा आया। अगेन ओरिएंटल बैंक में ही आएगा। कितना आया, 445। ठीक है, बट आपने कुछ एक्सपेंस भी किया है और वो एक्सपेंस भी डेबिट होना चाहिए। तो क्रिएट करते हैं, क्या नाम देंगे, डिस्काउंट अलाउड। ये चला जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। कंट्रोल इसे सेव कर दो, 5,000। अब क्रेडिट किसको करोगे, स्वाति, क्योंकि स्वाति से पैसा मिला 450। ठीक है, कंट्रोल ए, ये भी हो गया। नेक्स्ट है पेड टू पल्लवी इन फुल सेटलमेंट। अभी क्लास है जी, कुछ कह रहे हो, सॉरी सर, बाय मिस्टेक। okay, so next is payment to Pallavi in full settlement of her account। तो अभी हमें चेक करना होगा कि पल्लवी का बैलेंस कितना था। पल्लवी का बैलेंस था 67,500 whereas we have paid only 66,000। तो हमने कम पेमेंट किया। तो जब हम कम पेमेंट करते हैं तो हमारे लिए क्या है वो, डिस्काउंट रिसीव्ड।
डिस्काउंट रिसीव्ड, और ये हमारे लिए एक इनकम है। तो पेमेंट्स जब आप करते हो तो क्रेडिटर को करोगे डेबिट। क्रेडिटर कौन है हमारे लिए? पल्लवी। ठीक है, इसका बैलेंस था ड्यू 67,500, इतने से इसको किया डेबिट। क्रेडिट कर देंगे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को 65,000 से, 66 है सर। सॉरी 66। और बाकी कहाँ चला जाएगा? ठीक है, बताइए, क्लियर है एंट्री? यस सर। इसको भी कर देंगे सेव। नेक्स्ट है परचेज फ्रॉम श्रेया, और श्रेया से हमने परचेज किया है रोमन क्लॉक 1,60,000 का। तो परचेज के लिए अगेन आपको जाना है परचेज वाउचर में। परचेज वाउचर में आप नाम लिखेंगे, सॉरी परचेज श्रेया। रोमन 160, रोमन क्लॉक 160, रेट हमें नहीं गिवन, हमें अमाउंट गिवन है 1,60,000, तो ये ऑटोमेटिकली आ गया, अदरवाइज हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये अब हो गया रोमन क्लॉक। नेक्स्ट आइटम है परचेज फ्रॉम पल्लवी, न्यूमेरिक क्लॉक 200, 2 लाख। पल्लवी न्यूमेरिक क्लॉक 200, और ये हमने परचेज किया है 2 लाख रुपीज का। इसको भी कर देंगे सेव। नेक्स्ट सेल टू प्रियंका, ट्रेड डिस्काउंट 10% ऑन लिस्ट प्राइस। तो इसको कैसे एंटर करते हैं? सेल्स में जाएंगे, किसको किया हमने सेल? प्रियंका को। प्रियंका क्लिक करो, देन सेल्स अकाउंट, नेम ऑफ द आइटम डिजिटल क्लॉक, क्वांटिटी है इसका 95, रेट है 2000, and we are providing discount at the rate 10%। अब देखिए, जब आप एग्जाम में करेंगे और बाई मिस्टेक अगर आप इसको इनिशियली एनेबल करना भूल जाओ डिस्काउंट को, तो आप यहाँ कंपनी मैनेजमेंट में जाके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसको स्टार्टिंग में ही एक्टिवेट कर दिया था, तो ये मेरे में शो हो रहा है। इसको कर दीजिए सेव। नेक्स्ट आइटम है परचेज्ड फर्नीचर एज ऑन 1 अप्रैल 2018, 25,000। अब ये फर्नीचर परचेज आपका जर्नल आइटम है, डेबिट करोगे फर्नीचर को 25,000 से, क्रेडिट कर देंगे हम SBI को, सेव। नेक्स्ट है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 5,600। तो एक्सपेंसेस के लिए भी हम जनरल ही यूज़ कर लेते हैं।
अब देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस हमारे पास नहीं है पहले से, तो हम करेंगे इसको क्रिएट। इधर लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सेव। कितना है? 5600। और ये भी आपका SBI के थ्रू पे हो जाएगा, सेव। नेक्स्ट एंट्री नंबर 12, परचेज। हाँ जी, सर SBI क्यों ले रहे हैं? ओरिएंटल ले रहे थे ना हम लोग। वो क्रेडिटर की पेमेंट के लिए था शायद, दोबारा पढ़ लेते हैं, रुको। ऑल सर परचेज, ठीक है, एक्सपेंस भी आना है OBC से ही, तो इसको हम करेक्ट कर लेंगे, कोई नहीं, नोट कर लो। दो सर एंट्रीज। और सर तो जो एनी अदर पेमेंट एंड रिसिप्ट लिखा है वो SBI से हो? हाँ, वो SBI से। तो और कोई पेमेंट या रिसिप्ट क्या हो सकता है हमारा? जैसे आप इन्वेस्टमेंट जब सेल करोगे तो वो SBI में आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज मोस्टली पेमेंट आपकी ओरिएंटल बैंक से है। तो हमें दो एंट्रीज करेक्ट करनी है, याद रखिएगा। एक अनन्या से परचेज का ट्रांजैक्शन, और एक ये सेकंड जो हमने अभी किया, इंश्योरेंस का। अब आइए एंट्री नंबर 12 पे। ये एंट्री सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है और इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। इस एंट्री को हम 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, आपने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया XY लिमिटेड से, दैट मीन्स आपने क्रेडिटर से परचेज किया, तो आपके पास जो आया वो डेबिट होता है। तो हम करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू XY। एक एंट्री तो ये होगी आपकी, ठीक है। आगे लिखा गया है टू पे दिस द कंपनी बोरोड फ्रॉम बैंक अ लोन ऑफ 5 लाख। तो सेकेंड एंट्री होती है बैंक लोन की। बैंक लोन के लिए क्या एंट्री पास करेंगे हम? हमारे पास बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट तो हमारा हो जाएगा डेबिट, ठीक है। कहाँ से पैसा आ रहा है? तो ये आ रहा है बैंक लोन से। तो आपको एक बैंक लोन के नाम से लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, उसको आप कर दोगे क्रेडिट। थर्ड एंट्री क्या पास होगी? इनिशियली आपने इसको क्रेडिट किया था, अब इसको पेमेंट कर रहे हो तो इसको कर देंगे डेबिट। XY लिमिटेड डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बताइए, क्लियर है? Yes, sir. तो ये 3 एंट्रीज आपको करनी है। पहले करते हैं परचेज की। अब हमारे पास आया लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख रुपीज, क्रेडिट करना है XY को, और XY हमारे पास नहीं है तो क्रिएट कर लेते हैं XY लिमिटेड। ये आपके लिए है क्रेडिटर्स, तो इसको हमने डाल दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स में, और ये एंट्री कर देंगे सेव। सेकेंड एंट्री क्या करनी है बैंक लोन की? बैंक लोन के लिए मैंने क्या बताया, किसको डेबिट करोगे? बैंक अकाउंट को। और किस बैंक को डेबिट करोगे ये बताओ? ओरिएंटल। Sir, Oriental. ओरिएंटल। तो OBC सेलेक्ट कर लिया हमने। कितने का लोन लिया है आपने? 5 lakh. 5 लाख। तो हम इधर सेलेक्ट कर लेंगे 5 लाख। और ये लोन कहाँ से लिया आपने? बैंक से ही लिया है, तो उसके लिए हमें एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा।
बैंक लोन अकाउंट, और ये किस में चला जाएगा? लोन्स लायबिलिटी। लोन्स एंड लायबिलिटी, या आप इसको चाहें तो सिक्योर्ड लोन में भी रख सकते हैं। ठीक है, सिक्योर्ड में क्यों? क्योंकि हमने अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया है। ठीक है, बट बेटर है लोन्स में ही रहने देते हैं। तो ये आपकी एंट्री हो गई, इसको कर दीजिए सेव। लास्ट एंट्री, XY को हमने क्रेडिट किया था तो अब कर देंगे डेबिट। इसको आप पूरी पेमेंट दे रहे हो तो 8 लाख रुपीज़ आ जाएगा। क्रेडिट करेंगे एक तो हम ओरिएंटल बैंक को 5 लाख से, और नेक्स्ट है आपका डिबेंचर। ठीक है, 3 लाख। बताइए, क्लियर है? यस सर। यस सर। वो भी कर देते हैं सेव। नेक्स्ट है सोल्ड ऑल द इन्वेस्टमेंट। तो ये हमने 2 लाख रुपीज़ का सेल किया है, वेयर एज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज ओनली 1 लाख। तो हमें 1 लाख का हो रहा है प्रॉफिट। इसके लिए सर ने आपको क्या बताया था? प्रॉफिट को कैसे ट्रांसफर करने के लिए बताया था सर ने, याद है? सर प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट लेजर क्रिएट किया था। हाँ, तो वही आपको याद रखना है। डायरेक्टली पीएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे आप। कई बच्चे डायरेक्टली पीएल में डाल देते हैं, ऑल्दो टेक्निकली वो करेक्ट है, बट बेटर होता है लेजर में उसको पोस्ट करना। ठीक है, तो डेबिट किसको करोगे? सेल किया है आपने, और ये एक अलग टाइप की सेल है, नॉर्मल सेल नहीं है, तो हम इसको SBI में ले जाएंगे। कितने से सेल किया आपने? 2 लाख। ठीक है, क्रेडिट किसको करोगे? एक तो इन्वेस्टमेंट को करोगे जिसकी वैल्यू है 1 लाख, और नेक्स्ट आप क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। सो हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और आपके लिए क्या है ये? इनडायरेक्ट इनकम सेल। तो ये एंट्री भी हमारी हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट पेमेंट। तो एंट्री नंबर 14 एंड 15 ये मेन एंट्रीज होती हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं गलती करने के, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। पेमेंट में आपने क्या क्या पे किया है? आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000, इलेक्ट्रिसिटी 10, टेलीफोन 5, करंट सैलरी 50, रेंट आउटस्टैंडिंग, सॉरी रेंट इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग। तो ये जो 80,000 आपने पे किया, इसमें प्रीवियस आउटस्टैंडिंग भी इंक्लूडेड है। तो कितना था हमारा प्रीवियस बैलेंस रेंट का? रेंट था हमारा 60,000 आउटस्टैंडिंग। सो हमने जो पेमेंट किया वो किया है हमने, एक सेकेंड रुकिए, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। सिस्टम थोड़ा मेरा हैंग हो रहा है, एक सेकंड, मैं लिख नहीं पा रहा। तो इसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ, 60,000 प्लस 20,000 है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है आपका टैक्स ऑफ लास्ट ईयर। तो टैक्स ऑफ लास्ट ईयर में, हाँ, ये आपके लिए मेनली एक एक्सपेंस है। ठीक है, ये हमने 1,80,000 पे किया है, तो ये भी आपका एक टाइप का एक्सपेंस है। अब हम क्या करेंगे, हम इन आइटम्स को एक सिंगल एंट्री के थ्रू पास कर देंगे।
एक ही जर्नल एंट्री करेंगे जिसमें हम इन सभी को एंटर कर देंगे। और बस आपको ये वाला पार्ट याद रखना है कि रेंट जब आप लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 60,000 आउटस्टैंडिंग में डालेंगे और 20,000 रेंट अकाउंट में डालेंगे। ये भी आपको मुकेश सर ने बताया होगा, तो इसको भी करते हैं शुरू। तो डेबिट क्या होगा? ऑल दी एक्सपेंसेस जो भी आप कर रहे हो। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एक तो हमने पे किया, कितना पे किया है? 20,000। नेक्स्ट क्या पे किया हमने? इलेक्ट्रिसिटी 10,000। अब इलेक्ट्रिसिटी आपके पास नहीं है, क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट कीजिए इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। ये आपके लिए एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका बैलेंस है 10,000। अगेन डेबिट टेलीफोन 5,000। टेलीफोन अकाउंट 5,000। अगेन डेबिट करंट सैलरी 50,000। करंट सैलरी मीन्स इस साल का सैलरी अमाउंट। तो जो भी आपने इस साल सैलरी पे की आपके लिए एक्सपेंस है, तो हम इधर लिखेंगे। अब हमारे पास अगेन सैलरी लेजर नहीं है, तो हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा और लेजर का नाम आप देंगे सैलरीज अकाउंट। और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और ये गया है 50,000। फिर से डेबिट, और डेबिट हमें नेक्स्ट करना है रेंट आउटस्टैंडिंग एंड रेंट। तो रेंट आउटस्टैंडिंग आपका कितना है? 60,000। और जो आपने 80,000 की पेमेंट की है उसमें कुछ कंपोनेंट इस साल के रेंट का भी है। अगेन हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, रेंट अकाउंट, और ये हम लिख देंगे 20,000। बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अभी एक लास्ट आइटम बचा, टैक्स। तो टैक्स को हम टैक्स पेड लिखते हैं। इसके नाम से भी एक लेजर बना लेंगे। टैक्सेस पेड, और ये भी आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 1,80,000। ठीक है। पेमेंट किससे करोगे? किस बैंक से? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ठीक है, कंट्रोल ए। अब हमने ये सभी पेमेंट कर दी हैं। अब इस क्वेश्चन में नेक्स्ट, इससे पहले जो क्वेश्चन आपने किया था उसमें इधर एक एंट्री रही होगी अगर आपको याद हो, जिसमें हमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस मेंटेन करना होता है। याद है? यस सर। तो इस क्वेश्चन में वो चीज़ नहीं है, एग्जामिनर ने उसको इंटेंशनली डिलीट कर दिया होगा। तो अब वो ना होने की वजह से हमें एक चीज़ ये याद रखना है कि जब भी एडिशनल एंट्रीज आपको दी जाती हैं आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड, तो आपको ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस और न्यू आउटस्टैंडिंग बैलेंस को कंपेयर करना होता है। अगर आपने वो क्वेश्चन किया होगा अच्छे से, तो सैलरी जो हमारा था ना टोटल आउटस्टैंडिंग, वो था 35,000। इसमें से हमने पे किया है ओनली 20। दैट मीन्स 15,000 हमारा इस साल के आउटस्टैंडिंग में इंक्लूडेड होगा। तो जब आप इस साल का आउटस्टैंडिंग
चेक करते हैं तो ये आपको याद रखना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं है वो पार्ट, तो मैं वो पार्ट आपको नहीं बता सकता। ठीक है, अब ये बताइए, इसमें एक पॉइंट रह गया, क्या हमें एक एंट्री और पास करनी है? हमें बताओ क्या एंट्री करनी है, कोई बता सकता है? सर प्रोविजन फॉर टैक्स। यस। सर हाँ जी। सर एक डाउट ये है कि जो टैक्स पेड वाला क्रिएट किया था लेजर, तो किसके अंदर गया था? एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा तो फोकस में। अब देखो, यहाँ पे अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमें दिया होता तो हमें 2-3 चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती, क्योंकि नहीं दिया तो हमें बस एक ही आइटम एडजस्ट करना है, वो क्या? टैक्स ऑफ द लास्ट ईयर। ये क्यों कर रहे हैं? सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपने इसके अगेंस्ट लास्ट ईयर कुछ प्रोविजन बनाया था, ठीक है। अब अगर मैं इसको एडजस्ट नहीं करूंगा ना, तो क्या होगा, ये 1,80,000 बाई डिफॉल्ट मेरे पीएल में शो होगा ऑन द डेबिट साइड, ठीक है, विच इज रॉन्ग, क्योंकि इसके लिए तो हमने पिछले साल ही पैसा अलग कर लिया था। तो मुझे इस एक्सपेंस को एडजस्ट करना होगा, और इस एक्सपेंस को मैं एडजस्ट कैसे कर सकता हूं? बाई क्रेडिटिंग दिस एक्सपेंस। तो क्या एंट्री पास होगी? प्रोविजन डेबिट टू टैक्स पेड। समझ पाए? प्रोविजन का कैसा नेचर होता है? क्रेडिट नेचर। तो जब आप प्रोविजन को डेबिट कर रहे हो, दैट मीन्स आप उसको एडजस्ट कर रहे हो। टैक्स पेड का नेचर क्या है? एक्सपेंस का, डेबिट का। तो उसको जब हम क्रेडिट कर रहे हैं तो उसको भी हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो आपको एक एंट्री पास करनी है, जर्नल एंट्री, प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना पे किया है हमने? 1,80,000, और क्रेडिट हो जाएगा टैक्स पेड। तो देखो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये जो टैक्स पेड आपका जो एक्सपेंस था वो जीरो हो गया। अब ये पीएल में अपीयर नहीं होगा जाके, ठीक है। सेकेंड इफेक्ट क्या आया? प्रोविजन फॉर टैक्स का जो बैलेंस था 250 का, अब आपके पास केवल 70,000 रह गया। दिस 70,000 कैन बी यूटिलाइज्ड इनटू नेक्स्ट ईयर। आ रहा है समझ? यस सर। अब इसको कर दो सेव। अभी मैंने सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली हैं, एक डेप्रिसिएशन रह गया, उसको भी देखते हैं। सर इस प्रोविजन वाली एंट्री की नरेशन क्या होगी? इसमें आप लिख सकते हैं बीइंग टैक्स अमाउंट, बीइंग टैक्स पेड एडजस्टेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस। तो यही प्रोविजन अगर कम होता तो? कम होता तो फिर हम इसको रिमेनिंग को पीएल में डालते हैं। ठीक है सर। ठीक तो है, सर प्रोविजन वाला पूरा खत्म हो जाता ना, जीरो दिखाता वहाँ। हाँ जीरो आ जाता। अब देखिए डेप्रिसिएशन के केस में क्या है, आपको एक लाइन गिवन है, चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर पीरियड 1 अप्रैल टू 31 मार्च, पूरे साल का लगाना है। 25% ऑन फर्नीचर एंड 9% ऑन मशीनरी। तो फर्नीचर कितना था चेक करते हैं। फर्नीचर आपको गिवन था 3 लाख, एंड ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ परचेज भी किया। कितने का परचेज किया था हमने? फर्नीचर 25,000। तो 3 लाख प्लस 25,000, और सेकंड डेप्रिसिएशन जो हमें लगाना है वो है प्लांट एंड मशीनरी पे। प्लांट एंड मशीनरी है ना, हाँ मशीनरी पे 9%, तो इस पे लग जाएगा 9% से। तो इसको कैलकुलेट कीजिए एक बार, कितना आता है? %25 ऑफ 325, बताओ फिगर। 81,250। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन लेजर बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास नहीं है। डेप्रिसिएशन
अकाउंट, और ये भी आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हाँ जी, बताइए कितना था अमाउंट? सर फर्नीचर पे 81,250 और प्लांट एंड मशीनरी पे 18,000। टोटल कितना हुआ? 99,250। ठीक है, फर्नीचर का एक बार रिपीट कीजिए। 81,250। 15 है 50 है? 50। ओके। सर ऊपर भी तब 250 हो जाएगा। हम्म। और लास्ट है आपका मशीनरी, तो ये आ गया 18,000। ठीक है, इसको कर दीजिए सेव। अब मैंने सभी जर्नल एंट्रीज कर दी हैं, 2 में करेक्शन है। ठीक है, तो करेक्शन को कैसे हम ठीक कर सकते हैं वो अभी समझ लो। आपको जाना है डे बुक में। ठीक है, डे बुक में आपको सभी एंट्रीज मिल जाती हैं एट वन प्लेस। तो ये मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, अब इसमें हम कैसे व्यू कर सकते हैं, तो आपको इसको किसी भी एक एंट्री को ओपन कर लो। फर्स्ट को ही करते हैं क्योंकि फर्स्ट में मिस्टेक थी। तो फर्स्ट एंट्री जो हमने ओपन की ये है पेमेंट से रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे एक एक एंट्री चेक करनी है। सपोज करो मुझे मिस्टेक पता करनी है कि किस में था, तो कोई भी एक वाउचर खोल लो और उसके बाद ना पेज डाउन प्रेस करते जाओ। देखो पेज डाउन प्रेस किया, मैं अगली एंट्री पे आ गया, देन अगेन इस पे आ गया। तो मेरी मिस्टेक थी किसमें? परचेज से रिलेटेड में। इसी में थी ना, अनन्या वाले में। तो क्या करेक्शन चाहिए हमें? हमें यहां 7,000 लिखना था। ठीक है, अब ये इसको कर देंगे सेव। एक और मिस्टेक थी, बताइए कहाँ थी? इंश्योरेंस प्रीमियम में। इंश्योरेंस प्रीमियम में किससे पे करना था? ओरिएंटल बैंक से। तो इसको भी मैंने करेक्ट कर दिया, कंट्रोल ए से सेव कर दूंगा। तो कोई भी एंट्री अगर आपकी गलत हो जाए, आपको चेक करना है तो डे बुक में जाएंगे, ओपन कीजिए और पेज डाउन प्रेस करते जाओ। बाय दिस यू कैन चेक योर ईच एंट्री, और जिसमें भी मिस्टेक है उसको आप फाइंड आउट करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, मैं आपको रिपोर्ट एक्सपोर्ट करना बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आ जाइए बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट को हम कर देंगे डिटेल, और ये देखो यहाँ ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट का, दिख रहा है सबको? देख पा रहे हो? बोलो। यस सर। तो इस पे क्लिक करो। यहाँ आपसे पूछेगा क्या एक्सपोर्ट करना है आपको, तो हमें करंट को सेलेक्ट करना है। और आप देख सकते हैं शॉर्टकट भी लिखा है इसका, कंट्रोल ई। तो अगर मैं सिंपल कंट्रोल ई प्रेस करूं तो एक्सपोर्ट का डायलॉग बॉक्स आ गया। क्या क्या लिखा है? अब मान लो यहाँ पे जो ऑप्शंस है ना, इसमें आपको कुछ चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे? बैक स्पेस प्रेस करेंगे, या इसको आप कॉन्फ़िगर पे चले जाएंगे
कॉन्फ़िगर पे जाके आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आपको अगर परसेंटेज चाहिए तो आप इसको यस कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू एक्सक्लूड अमाउंट्स विद ज़ीरो, इसको भी यस कर सकते हो। फॉर्मेट का ऑप्शन है, डिटेल्ड चाहिए, कंडेंस फॉर्म में चाहिए, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। देन यू कैन ऑल्सो चेंज दी फॉर्मेट, वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल को यस कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे और कुछ तो चेंज नहीं करेंगे, बस फाइल फॉर्मेट को पीडीएफ में ले आएंगे। ठीक है, बाकी सब मैंने एज इट इज रहने दिया। ठीक है, बस मैंने पीडीएफ को मतलब फॉर्म को चेंज करके पीडीएफ में डाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नीचे कुछ और एक्स्ट्रा है आपके पास ऑप्शन। यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट टू, तो एक्सपोर्ट टू लोकल ड्राइव आ रहा है बाय डिफॉल्ट। आप चाहें तो इसको एफटीपी सर्वर या वेब पोर्टल पे भी डाल सकते हैं, बट क्योंकि मैं एजुकेशनल मोड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ये दोनों नहीं कर सकता, मुझे लोकल ड्राइव पे ही डालना पड़ेगा। ठीक है, लोकल ड्राइव पे भी आपके पास ऑप्शन क्या आ रहा है, देखो फोल्डर पाथ आपको शो हो रहा है, प्रोग्राम फाइल्स टेली प्राइम, तो हम इसको भी एज इट इज़ रहने देंगे। और फाइल नेम क्या है, बैलेंस शीट, इसको भी ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना मैंने एक ही चेंज किया था फाइल फॉर्मेट का, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया। वापस आते हैं, ये जो ऑप्शन है आपके पास सेंड वाला, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखिए ये बैलेंस शीट आपकी आ गई। ठीक है, यहाँ से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, एग्जाम रोल नंबर आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा और ये आपकी बैलेंस शीट आ गई। बताइए क्लियर है ये पार्ट? यस सर। यस सर। अब ये जो बैलेंस शीट ओपन हुई ये ऑटोमेटिकली ओपन हो गई। ठीक है, अब अगर आप चेक करना चाहें कि ये कहाँ पे सेव हुई है तो वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ, बट बेटर होगा कि ये जहाँ भी ओपन हो ना तो इसको आप यहीं से प्रिंट पे जाना और प्रिंट टू पीडीएफ में करके अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेना, जहाँ भी आप इसको सेव करना चाहो। ये सबसे इजी वे है, ऑल्दो ये आपको सी ड्राइव में मिल जाएगा, बट बेटर है कि इसको आप यहीं पे सेव कर लें। ठीक है, तो मैंने ये बैलेंस शीट के नाम से सेव कर दिया। अब ये मेरे डेस्कटॉप पे मुझे अपीयर हो जाएगा। ठीक है, अब एक आइटम और, प्रॉफिट एंड लॉस। सेम स्टेप फॉलो करके हम पीएल को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगेन कंट्रोल ई प्रेस करो। ठीक है, फाइल फॉर्मेट पीडीएफ आ रहा है, यही हमें चाहिए। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट ऑलरेडी डिटेल्ड है। ठीक है, सेंड पे क्लिक कर दो, पीएल भी आपका ओपन हो गया। कैसे किया? कैसे किया? प्रॉफिट एंड लॉस में गए, इसको डिटेल कर दिया ऑल्ट F1 से, देन प्रेस कंट्रोल ई। ठीक है, एक्सपोर्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, क्लिक ऑन सेंड। अब क्योंकि आपने पहले ही एक किया था क्रिएट, तो ये आपसे पूछ रहा है आर यू विलिंग टू ओवरराइट, तो कर दो यस, ये आ गया। ठीक है, इसको भी आप सेव कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे प्रिंट ऑप्शन को यूज करके। ठीक है, अब देखिए मैं इसको बताता हूं कि हम इसको ड्राइव से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपने डेस्कटॉप पे जाओ, दिस पीसी को ओपन करो, गो टू सी ड्राइव, इसमें आपको जाना है प्रोग्राम फाइल्स, टेली प्राइम, देखो ये आ गया बैलेंस शीट और पीएनएल। ठीक है, दोबारा से समझ लीजिए, हम गए दिस पीसी में सी ड्राइव,
सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, इसमें आपको मिलेगा टेली प्राइम में ये आ गया आपका बैलेंस शीट और ये पीएल। इसको आप यहाँ से कट करके अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर सकते हैं। बताइए क्लियर है? प्रोग्राम फाइल्स के बाद से टैली नहीं आ रहा है। टेली प्राइम होगा। आ नहीं रहा है वैसे। चलो, जब आपने एक्सपोर्ट किया तो पीडीएफ ओपन हुई थी आपके में, यस सर। तो पीडीएफ से सेव कर सकते हो, या फिर आप ना जब एक्सपोर्ट करो तो इसको एक बार वेरीफाई कर लो कि पाथ क्या है। पाथ आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने ई पे क्लिक किया ना, ये देखो, सी प्रोग्राम फाइल्स ऑब्लिक टेली प्राइम प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप यहाँ पे वेरीफाई कर लो आपका पाथ क्या है। मे बी आपके में डी या ई ड्राइव में सेव हो रहा हो। ओके सर। ठीक है, सर नहीं, आ गया सर। तो ये है लास्ट स्टेप। बाय डूइंग दिस आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। एग्जामिनर आपकी पीडीएफ फाइल चेक करेगा, आपके डे बुक को चेक करेगा और आपको मार्क्स दे देगा। हो सकता है एग्जामिनर आपको डे बुक एक्सपोर्ट करने के लिए भी बोले, तो पीएल और बैलेंस शीट मैंने आपको बता दिया। डे बुक एक्सपोर्ट करना भी सेम है। डे बुक में जाइए, अगेन कंट्रोल ई कीजिए, ठीक है, और इसके बाद कॉन्फ़िगर में जाके फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट हमें हमेशा डिटेल चाहिए होता है, तो इसको हम डिटेल कर देंगे। ठीक है, डिटेल कर दिया, बाकी सब एज इट इज रहने दो। बैक आइए और सेंड कर दीजिए। ये देखिए, ये आपकी डे बुक भी आ गई। डे बुक से टीचर को क्या पता चल जाएगा? टीचर को एंट्रीज का पता चल जाएगा कि आपने एंट्रीज कैसे की हैं। देख पा रहे हो? सर इसमें नरेशन लिखे होते तो वो भी आते? नरेशन भी आता, ठीक है, नरेशन लिखा होता तो नरेशन भी आता। तो ये टीचर के लिए एक तरीके से आपकी जर्नल एंट्रीज हैं, इससे वेरीफाई कर लेगा वो कि आपने कैसे किया है। तो मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी हैं, पीएल, बैलेंस शीट एंड डे बुक। तो आपका टैली का क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। सर जी।